हाँ जी, चैप्टर नंबर 2 के बाद अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 3 क्या है जी? चैप्टर नंबर 3 है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हाँ जी, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का मतलब है ख्याति का मूल्यांकन। ख्याति बोले या साख, गुडविल को हम क्या बोलते हैं जी हिंदी में? साख का मूल्यांकन। हाँ जी, यदि मैं बात करूं कि गुडविल का मूल्यांकन कर रहे हैं, गुडविल को मेजर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी की वैल्यू में हम क्या कर रहे हैं? मेजरमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात आती है गुडविल। तुमने 11th क्लास में पढ़ा होगा गुडविल क्या होता है जी, व्हाट इज गुडविल। तो गुडविल क्या होता है? गुडविल मीन्स ख्याति या साख। तो यदि मैं बात करूं गुडविल, तो गुडविल इज ए रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। कहता है जी गुडविल रेपुटेशन है किसकी जी? बिजनेस की। रेपुटेशन का मतलब इज्जत, ठीक है, जिसके नाम से उसे जाना जाता है। जैसे तुमने देखा होगा गुडविल इज रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, गुडविल जो है रेपुटेशन है बिजनेस की, इज्जत है। जैसे तुमने देखा होगा नमकीन के अंदर किसका नाम चलता है जी? मोस्ट लोगों का कहना होता है हल्दीराम। तो इसका मतलब हल्दीराम क्या है? हल्दीराम की अपनी एक रेपुटेशन है किसके अंदर? नमकीन के अंदर। इसका मतलब अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग ओनर की क्या पाई जाती है जी? गुडविल पाई जाती है, ठीक है जी। तो गुडविल जो रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, गुडविल एक क्या होती है जी? बिजनेस की रेपुटेशन होती है, इज्जत होती है, जिसके नाम से उसे जाना जाता है। विच हेल्प, जो हमारी क्या करती है जी? विच हेल्प टू अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने में हमारी क्या करती है जी? मदद करती है ओवर नॉर्मल प्रॉफिट, जो नॉर्मल प्रॉफिट से अधिक लाभ कमाने में। हाँ जी, एक्स्ट्रा प्रॉफिट का मतलब है अतिरिक्त लाभ। हाँ जी, अतिरिक्त लाभ कमाने में। नॉर्मल का मतलब है सामान्य लाभ, इसका मतलब है सामान्य लाभ से हाँ जी अधिक लाभ कमाने में हमारी क्या करती है जी? मदद करती है। तो विच हेल्प टू अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट, एक्स्ट्रा का मतलब अतिरिक्त लाभ ओवर नॉर्मल प्रॉफिट, सामान्य लाभ से अधिक लाभ कमाने में हमारी मदद करती है। इट इज एन इंटेंजेबल असेट्स, ये कहता है जी एक अदृश्य संपत्ति होती है। अदृश्य का मतलब दिखाई नहीं देती, ये इसको केवल क्या किया जाता है? महसूस किया जाता है। बात क्लियर किया था? तो गुडविल क्या है जी? एक रेपुटेशन है बिजनेस की, इज्जत है जिसके नाम से उसे जाना जाता है। विच हेल्प टू अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट, जो सामान्य लाभ से अधिक लाभ कमाने में हमारी मदद करती है। और इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स, बहुत बार पूछा जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। तो गुडविल की विशेषता क्या है? इट इज रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स, ये अदृश्य संपत्ति होती है, इसे देखा नहीं जा सकता, केवल इसे हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है जी फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल, कि ऐसे कारक जो हमारी गुडविल को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल, ख्याति को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है जी, ख्याति को प्रभावित करने वाले कारक। यदि मैं बात करूं, सबसे पहली बात आती है नेचर ऑफ बिजनेस। हाँ जी, नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस हमारा क्या करता है जी? व्यवसाय की प्रकृति, व्यवसाय की प्रकृति क्या करती है जी? गुडविल को प्रभावित करती है। मैं कहता हूं जी नेचर ऑफ बिजनेस, यदि तुम्हारा बिजनेस क्या है जी? रेगुलर नेचर का है तो उसकी गुडविल ज्यादा होती है, रेपुटेशन ज्यादा होती है। यदि सीजनल है तो सीजनल बिजनेस की गुडविल अपेक्षाकृत क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है, ठीक है जी। तो नेचर ऑफ बिजनेस गुडविल को अफेक्टेड करता है। उसके बाद लोकेशन ऑफ बिजनेस, लोकेशन ऑफ बिजनेस का मतलब है व्यवसाय की स्थिति, ठीक है जी, व्यवसाय की स्थिति, इसका मतलब व्यवसाय कहां पर स्थित है। अब मान लीजिए सपोज करो तुम्हारा बिजनेस ऐसी लोकेशन पर है जहां पर कस्टमर इजीली क्या कर सकता है? पहुंच सकता है, तो इसका मतलब है लोकेशन ऑफ बिजनेस। तुमने देखा होगा बहुत सी दुकानें ऐसे टर्निंग पॉइंट पर होती हैं कि जहां से कस्टमर बहुत ज्यादा भारी मात्रा में गुजरता है, ठीक है जी। तो इसका मतलब जहां से लोग बाग ज्यादा मात्रा में गुजरते हैं, तो इसका मतलब है कस्टमर ऑटोमेटिकली अपने पास अपने आप उस लोकेशन पर पहुंच जाता है,
ठीक है, बहुत सी दुकान ऐसी जगह होती हैं जहां पर सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, मच्छर मारते रहते हैं, पर फिर भी कोई कस्टमर नहीं आता। तो इसका मतलब है लोकेशन ऑफ बिजनेस भी क्या करता है, गुडविल को अफेक्ट करता है। इसका मतलब या तो हमारी गुडविल को बढ़ाएगा या हमारी गुडविल को घटा देगा। उसके बाद मैं कहता हूं जी, जैसे तुमने देखा होगा नेचर ऑफ बिजनेस और लोकेशन, मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लिया सपोज करो पंजाब के अंदर नेचर ऑफ बिजनेस क्या करता है, जैसे नेचर ऑफ बिजनेस तुमने इस टाइप का बिजनेस खोला जो मार्केट में चलता ही नहीं है, तो इसका मतलब वो भी क्या करेगा, गुडविल को प्रभावित करेगा। जैसे मैं तुमसे कहूं कि पंजाब के अंदर हेयर सैलून का काम खोलना, तो इसका मतलब है तुमने पंजाब के अंदर हेयर सैलून का काम खोला, तो इसका मतलब तुम्हारा नेचर ऑफ बिजनेस गलत और लोकेशन भी गलत। इसका मतलब है पंजाब के अंदर यदि खोलना है तो क्या खोलो, शराब के ठेके खोलो, इसका मतलब है कि वहां पर वही चलता है, तो इसका मतलब सब क्या है, दारू पीने वाले। तो इसका मतलब वहां पे नेचर ऑफ बिजनेस तुमने क्या करा है, बाल काटना, तो इसका मतलब पंजाबी लोग बाल नहीं कटवाते, ठीक है, सरदार लोग। उसके बाद लोकेशन भी क्या है, गलत है। तो इसका मतलब है कि नेचर ऑफ बिजनेस इस टाइप का बिजनेस होना चाहिए जो मार्केट में क्या होता हो, चलता हो। और दूसरा लोकेशन ऑफ बिजनेस का मतलब ऐसी जगह स्थित होना चाहिए जहां पर कस्टमर इजीली पहुंच पाता हो, ठीक है जी। उसके बाद तीसरा है जी टेक्नोलॉजी ऑफ बिजनेस। टेक्नोलॉजी ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है, व्यवसाय की तकनीक, ठीक है जी, व्यवसाय की तकनीक। इसका मतलब है कि यदि मैं बात करूं कि व्यवसाय की तकनीक, तो व्यवसाय की तकनीक का मतलब है कि तुम्हें नई नई इनोवेशंस, नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा। जैसे तुमने देखा होगा कि सैमसंग और नोकिया, तो सैमसंग और नोकिया में बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिला कि नोकिया मार्केट से आउट क्यों हुआ, क्योंकि नोकिया अपडेटेड टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं करता था, तभी उसे माइक्रोसॉफ्ट में क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। इसका मतलब उसे माइक्रोसॉफ्ट ने परचेज कर लिया। अब बात आती है सैमसंग। सैमसंग क्यों भी मार्केट में अभी भी बरकरार है, क्यों, क्योंकि वो जो यूथ जनरेशन को टेक्नोलॉजी चाहिए या जो भी अपडेशन चाहिए वो ला कर देता है। तो इसका मतलब तुमने देखा होगा कि सैमसंग का जो ग्राफिक यूजर इंटरफेस है GUI, वो भी बहुत यूनिक है एक तरीके से, और नोकिया का क्या था, बहुत डल सा था। तो इसका मतलब है कि नोकिया मार्केट से बाहर हो गया। तुमने देखा होगा कि पुरानी टेक्नोलॉजी घिसी-पिटी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया, तो इसका मतलब वो मार्केट से बाहर हो गया। और सैमसंग अभी भी बना हुआ है, क्यों, क्योंकि अपडेटेड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है। तो यदि तुम नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी गुडविल बढ़ेगी, और पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी गुडविल घटेगी। तो इसका मतलब तुम्हारी गुडविल प्रभावित होती है किससे, टेक्नोलॉजी ऑफ बिजनेस से भी, ठीक है नहीं। जैसे यदि मैं बात करूं आज के जमाने में, तुम यदि गांधी जी के चरखे को से सूत काट कर और यदि कपड़ा वस्त्र बनाकर तुम लोगों को बेचना चाहते हो, तो तुम पूरे वर्ल्ड की बात तो छोड़ दीजिए, सिंगल एक शहर को भी तुम वस्त्र नहीं पहना सकते, सब यहाँ पर क्या घूमेंगे, नंगे घूमेंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी ऑफ बिजनेस आजकल क्या हुआ, मशीनों से काम होना शुरू हो गया। तो इसका मतलब है अपडेटेड टेक्नोलॉजी है, तो चरखे क्या हो गए, अब खत्म हो गए। वो कहने का मतलब एक तरीके से कमरे में ही बंद होकर रह गए, ठीक है जी। तो वो टेक्नोलॉजी ऑफ बिजनेस में हमारी गुडविल को क्या करती है, प्रभावित करती है। इसके बाद नेक्स्ट आती है जी इफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट। इफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है कि यदि हमारा मैनेजमेंट इफिशिएंट है, टाइमली ऑर्डर पूरे करके देता है, जो भी हमें काम मिला उसे टाइम पे ऑर्डर पूरे करके देता है, गोली नहीं देता, तो इसका मतलब है कि हमारी गुडविल बढ़ेगी। और यदि हम गोलीबाजी करते हैं तो इसका मतलब है कि काम लिया, काम टाइम पे पूरा करके नहीं दिया, हमने उससे बोला जी सैटरडे को काम पूरा करके देंगे, सैटरडे को वो आया, उसे बोल दिया जी मंडे को देंगे, लेबर नहीं है हमारे पास, उसके बाद बोल दिया जी वेडनेसडे को देंगे, तो इसका मतलब है अब की बार तो वो हमसे काम कराएगा, अगली बार काम नहीं कराएगा। तो इसका मतलब है इफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट में हमारी गुडविल को प्रभावित करती है। इसके बाद मार्केट कंडीशन, मार्केट की कंडीशन भी क्या करती है जी, गुडविल को प्रभावित करती है। मार्केट कंडीशन का मतलब बाजार की दशाएं, बाजार की दशाएं भी क्या करती हैं, गुडविल को प्रभावित करती हैं। जैसे तुमने देखा होगा अभी कोविड-19 के तहत क्या हुआ था, कोविड-19 के तहत कि हमारी पूरी मार्केट क्या डिक्लोज थी, तो मार्केट कंडीशन, कुछ बाजार की इस तरीके की कंडीशन बनी हुई थी जहां पे कहने का मतलब काम ही नहीं है। तो इसका मतलब गुडविल क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली डाउन पड़ जाती है, क्योंकि गुडविल का सीधा कनेक्शन होता है प्रॉफिट के साथ। प्रॉफिट यदि नॉर्मल, हम जैसे जितने भी व्यापारी हैं, हमारी इंडस्ट्री में जो भी पर्सन है, उनका जो भी प्रॉफिट है उससे ज्यादा यदि हम प्रॉफिट कमा रहे हैं तो डेट इज नोन एज ड्यू टू गुडविल। तो गुडविल के कारण से वो अराइज हो रहा है। यदि हम नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं, जो हमारी इंडस्ट्री में हमारे जैसे लोग हैं, यदि उन्हीं के बराबर कम प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो इसका मतलब गुडविल नहीं है। गुडविल हमारी कब होगी, जब हम उनसे कहीं ज्यादा अपेक्षाकृत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो डेट इज ड्यू टू गुडविल, तो वो गुडविल के कारण अराइज होगा। अब बात आती है जी टाइप्स ऑफ गुडविल। टाइप्स ऑफ गुडविल कितने टाइप की होती है जी, टाइप्स ऑफ गुडविल दो टाइप की होती है। हाँ जी, टाइप्स ऑफ गुडविल में दो टाइप की गुडविल होती है। जैसे यदि मैं बात करूं, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल और दूसरी क्या होती है, परचेज गुडविल। हाँ जी, तो टाइप्स ऑफ गुडविल, टाइप्स ऑफ गुडविल में दो टाइप की गुडविल होती है जी। मैं कहता हूं जी, एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। हाँ जी, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो होती है जो हमने खुद की मेहनत के बलबूते पर कमाई है।
और परचेज गुडविल वो गुडविल होती है जो किसी दूसरे के बिजनेस को खरीदने पर हमारे पास आ जाती हैं। हाँ जी, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल, हाँ जी, सेल्फ जनरेटेड गुडविल रेफर दोज गुडविल which arise due to personal skills, जो खुद की स्किल से अराइज होती हैं। खुद मेहनत करके हमने किसी बिजनेस का नाम कमाया, डेट इज नोन एज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। जैसे पतंजलि को रामदेव ने अपनी खुद की मेहनत से कमाया, ठीक है जी, खुद के मेहनत के बलबूते पे उसका नाम बनाया, तो इसका मतलब वो कैसी गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, ठीक है जी। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते, क्यों? क्योंकि हम इसे मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते कि कितने रुपए की हमने गुडविल कमाई है, ठीक है जी। तो इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू, ऐसा कौन कहता है, अकॉर्डिंग टू AS 26, गुडविल के ऊपर क्या लगता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल विल नॉट बी recorded in the books of accounts। कह रहा जी सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इसका मतलब गुडविल को कौन सा AS डील करता है, AS 26। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि गुडविल डील्स इन AS 26, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 गुडविल की बात करता है। और बात आती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। अब बात आती है परचेज गुडविल। परचेज गुडविल क्या होती है, जो दूसरे के बिजनेस को खरीदने पर हमारे पास आती है। तो परचेज गुडविल रेफर दोज गुडविल, हाँ जी, विच अराइज ड्यू टू परचेज अनदर बिजनेस और ब्रांड। कह रहा जी किसी बिजनेस को या ब्रांड को खरीदने पर हमारे पास आ जाती है डेट इज नोन एज परचेज गुडविल। जैसे यदि मैं बात करूं, हमने फ्रेंचाइजी ली अग्रवाल स्वीट्स का हमने नाम खरीदा, तो इसका मतलब अग्रवाल स्वीट्स का इस्तेमाल करके, नाम का इस्तेमाल करके हम मिठाइयाँ बेचेंगे। तो ये क्या है, ये हमारे द्वारा खुद के द्वारा बनाई गई नहीं है। इसमें क्या करा कि हमने 8 या 10 लाख रुपए उनको दिए होंगे और उसके बाद हम उनके नाम का इस्तेमाल करके मिठाइयाँ बेचेंगे। तो ये 10 लाख रुपए में हमने उन्हें दे के जो भी उनका नाम खरीदा, डेट इज नोन एज परचेज गुडविल। इसका इस्तेमाल करके हम प्रॉफिट कमाएंगे। और इस केस में हमें पता है कि मॉनेटरी टर्म्स में मेजरेबल है कि 10 लाख रुपए हमने उनको दिए हैं, तो ये हमारी कैसे होगी, परचेज गुडविल। तो अकॉर्डिंग टू किसके द्वारा, अकॉर्डिंग टू AS 26 इसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्डेड होगी। तो परचेज गुडविल विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है जी। तो रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कह रहा जी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद इसका थ्योरेटिकल कंटेंट्स तो हो गया जी खत्म। इसके बाद इसकी बात करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के मेथड कितने हैं, तो मेथड 3 होंगे। तो इसके बाद मैं बात करता हूं, हाँ तो जी इसके बाद हम बात करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अंदर यदि मैं बात करूं तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के मेथड क्या है। बहुत बार ये भी पूछा जाता है व्हाट इज गुडविल और राइट द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो ये थ्योरेटिकल कंटेंट्स बोला जाता है, बट थ्योरेटिकल कंटेंट्स ये होता नहीं है क्योंकि हम प्रैक्टिकली भी तो यही करते हैं। तो यदि मैं बात करूं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को मैं ये भी बता दूं, गुडविल को कौन सा AS डील करता है, 26। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली है। एक नंबर इसके ऊपर बहुत बार चांसेस में आता है कि गुडविल को कौन सा AS डील करता है, तो AS 26 डील करता है। और इंडेज की यदि मैं बात करूं तो इंडेज इसको डील करता है इंडेज 38, तो इंडेज 38 करता है। हालांकि ये इंडेज 38 तुम्हारे उस पर नहीं है, ठीक है, तुमसे बस AS बेस पूछ सकता है, इंडेज बेस नहीं पूछेगा, ठीक है जी। बात इसके बाद बात आती है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में 3 मेथड होते हैं। एक होता है जी एवरेज मेथड, दूसरा क्या होता है जी एवरेज मेथड के बाद नेक्स्ट होता है जी सुपर प्रॉफिट मेथड, हाँ जी सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा होता है जी सुपर प्रॉफिट मेथड, और नेक्स्ट होता है जी कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड तीसरा मेथड होता है। यदि मैं बात करूं एवरेज मेथड, तो एवरेज मेथड के अंदर 2 मेथड होते हैं जी। एक होता है जी एवरेज प्रॉफिट मेथड,
हाँ जी, एवरेज प्रॉफिट मेथड तुमने इकोनॉमिक्स में सीखा था, एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट। इसमें हम क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड में एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जितने भी साल का प्रॉफिट दिया होगा हम उतने साल के प्रॉफिट को जोड़ेंगे एक्स एन अपॉन में एन, नंबर ऑफ ईयर। मैं कहता हूं यदि हमें 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है तो 5 साल के प्रॉफिट को जोड़ेंगे, डिवाइड बाय 5 करेंगे। 4 साल का प्रॉफिट दिया है, 4 साल के प्रॉफिट को जोड़ेंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे। और 3 साल का प्रॉफिट दिया है तो 3 साल के प्रॉफिट को जोड़ेंगे, डिवाइड बाय 3 कर देंगे, तो एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। और यदि मैं कहता हूं 5 साल का प्रॉफिट है, उसमें किसी एक साल में लॉस है, तो हम प्रॉफिट को जोड़ेंगे, लॉस को माइनस करेंगे, पर डिवाइड कितने से करेंगे, 5 से करेंगे, क्योंकि 5 साल के बेस पे, ठीक है जी। उसके बाद गुडविल कैसे निकालेंगे, गुडविल निकालेंगे हम एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर, हाँ जी, नंबर ऑफ ईयर परचेज। हाँ जी, नंबर ऑफ ईयर परचेज कुछ नहीं है, ये क्या है जी, एक बेस है। इसका मतलब ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस फर्म डिसाइड दैट फैक्टर कि गुडविल विल बी वैल्यूड, ठीक है, गुडविल विल बी वैल्यूड ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कह रहा है जी गुडविल जो है एवरेज प्रॉफिट का कितने गुना होगी। जैसे तुमने पढ़ा था बचपन में, राम की आयु श्याम की आयु की 2 गुना है, तो इसका मतलब है यदि श्याम की आयु 20 वर्ष है तो राम की आयु 40 वर्ष होगी, और यदि श्याम की आयु 30 वर्ष है तो उसकी 60 वर्ष होगी। तो इसका मतलब है ये सेम वही कॉन्सेप्ट है कि हमने अपनी फर्म का डिसाइड फैक्टर, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारा 2 ईयर है, 3 ईयर है, 4 ईयर है, इसका मतलब है एवरेज प्रॉफिट का 2 गुना या एवरेज प्रॉफिट का 3 गुना हमारी गुडविल मानी जाएगी। जैसे हम बचपन में पढ़ रहे थे कि मेरी इनकम तेरे से 1 रुपया एक्स्ट्रा होगी, यदि तेरी इनकम 1000 होगी तो मेरी 1001 होगी, यदि तेरी इनकम 5000 होगी तो मेरी 5001 होगी। तो वही सेम चीज है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज की एवरेज प्रॉफिट का इतने गुना मानी जाएगी, तो एवरेज प्रॉफिट का इतना गुना होंगे। उसके बाद दूसरा मेथड है जिसमें एवरेज वेटेड प्रॉफिट मेथड। हाँ जी, एवरेज वेटेड प्रॉफिट मेथड में हम क्या करेंगे, एवरेज वेटेड प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज वेटेड प्रॉफिट मेथड के अंदर एवरेज वेटेड प्रॉफिट निकालेंगे जी। एवरेज वेटेड प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू। हाँ जी, इकोनॉमिक्स में तुमने दोनों ही पढ़े थे, इसको हम बोलते थे समांतर माध्य। समांतर माध्य, समांतर माध्य में यही तो करते थे, जो भी मध्य देता था 4 साल 5 साल उनको जोड़ते थे, डिवाइड बाई 5, 4 साल का तो डिवाइड बाई 4, 5 साल के तो 5, ठीक है जी। एवरेज वेटेड प्रॉफिट भारित माध्य है, तो डब्ल्यू का मतलब होगा वेट, वेट, और एक्स का मतलब होगा प्रॉफिट, प्रॉफिट। और गुडविल कैसे निकलेगा, यहाँ पे क्या करा था, एवरेज प्रॉफिट रखा था, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, एवरेज वेटेड मेथड से तो एवरेज वेटेड प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज कर देंगे। बात समझ में आई यहाँ तक। और तुम्हें पता है कि इकोनॉमिक्स में यहाँ टेबल बनता है, तो टेबल कैसे बनाएंगे कि यहाँ पे हम क्या लेंगे जी, प्रॉफिट लेंगे, एक्स लेंगे और डब्ल्यू लेंगे, तो डब्ल्यू एक्स करेंगे, और डब्ल्यू एक्स का जोड़ चाहिएगा हमें, तो डब्ल्यू एक्स का जोड़ चाहिएगा। तो इस तरीके की टेबल बनेगी एवरेज वेटेड प्रॉफिट के अंदर। उसके बाद सुपर प्रॉफिट मेथड में हमें क्या करेंगे जी, सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है जी, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हाँ जी, एवरेज प्रॉफिट तुमने निकालना सीख लिया। एवरेज प्रॉफिट यदि 2 या 3 साल के प्रॉफिट दिए हैं तो तीनों साल 4 साल के प्रॉफिट को जोड़ेंगे, तो 3 साल का दिया है तो डिवाइड बाय 3 करेंगे, 4 साल का दिया है तो डिवाइड बाय 4 करेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। बहुत बार क्या होता है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बोलता है, तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर है, तो 1 साल का दे रखा है तो उसका एवरेज भी सेम ही रहेगा, तो एवरेज प्रॉफिट वही रहेगा। बहुत बार क्वेश्चन में ढूंढते रहते हैं बच्चे कि नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट तो दिया हुआ नहीं है, 1 ही साल का दे रखा है, तो वही अपने आप में एवरेज रहेगा, क्योंकि जब अकेले का एक टर्म्स का एवरेज हम निकालते हैं तो उतना ही रहता है जितना वो सिंपल है, ठीक है जी। मेरा खुद के साथ एवरेज निकलेगा तो उतना ही रहेगा। मेरी हाइट मान लिया 5 फुट 11 इंच है तो 5 फुट 11 ही रहेगी यदि मेरा एवरेज निकाले। एवरेज कब चेंज होगा, जब 2 अलग अलग, ठीक है, वेरिएबल कंपोनेंट्स को कैंसिल एवरेज किया जाएगा तो तब एवरेज बदलता है, ठीक है जी। तो एवरेज प्रॉफिट वही रहेगा माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पे नया आया, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सामान्य लाभ, तो कैसे निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड, इसे कैसे निकालेंगे जी, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। तो NRR स्टैंड फॉर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कि हम नॉर्मल इतना तो कमा ही लेते हैं, कि जो भी हम कैपिटल लगाएंगे उस पर नॉर्मल इतना तो कमा ही लेंगे, उससे ज्यादा ये क्या हुआ, नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल से ज्यादा जितना भी कमाएंगे डेट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट, ठीक है जी। यहाँ तक अब बात आती है गुडविल कैसे निकालेंगे। गुडविल कैसे निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है जी, नंबर ऑफ ईयर परचेज। जैसे यहाँ क्या था, एवरेज प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, एवरेज वेटेड प्रॉफिट में एवरेज वेटेड प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट में सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। दूसरी बात, यदि मैं बात करूँ याद करने की ट्रिक, तो एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट में अल्फाबेटिकली ए पहले आता है तो एवरेज प्रॉफिट पहले आएगा, एन बाद में आता है तो नॉर्मल प्रॉफिट बाद में आएगा, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस
नॉर्मल प्रॉफिट। अब बात आती है कभी कभी कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया होता, कैपिटल एम्प्लॉयड को भी हमें निकालना पड़ता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में हम क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड में हम क्या करेंगे कि हम दो अप्रोच फॉलो करते हैं, एक असेट्स अप्रोच, एक लायबिलिटी अप्रोच। तो हम इसमें क्या करते हैं जी, असेट्स अप्रोच में और लायबिलिटी अप्रोच में। तो असेट्स अप्रोच में करते हैं असेट्स माइनस लायबिलिटीज, कि असेट्स में से हम लायबिलिटी को माइनस कर देते हैं। और यहाँ पे असेट्स सारी की सारी लेंगे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को छोड़ के, और यदि क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट के सामने कुछ नहीं बताया तो हम उसे मानेंगे नॉन ट्रेड है। इसका मतलब हम केवल बिजनेस के असेट्स लेंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस के बाहर लगी हुई है उनको हम नहीं लेंगे असेट्स में, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी नहीं लेंगे, ठीक है जी। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस भी नहीं लेंगे जो असेट साइड का है, ठीक है, लॉस है। तो इसका मतलब सारी की सारी असेट्स लेंगे एक्सक्लूडिंग फिक्टिटियस असेट्स, वो असेट जिनको काल्पनिक माना जाता है, या फिर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट जो बाहर लगी हुई है, ठीक है जी। और लायबिलिटी में सारी की सारी लायबिलिटी लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद मींस शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, ठीक है जी, नॉर्मली। उसके बाद मैं कहता हूं जी नेक्स्ट लायबिलिटी अप्रोच में क्या करेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल लेते हैं, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स का यदि करंट अकाउंट है तो उसे भी ऐड करते हैं करंट अकाउंट, और उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस भी लेंगे सारे। और मैं कहता हूँ माइनस करते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी माइनस करते हैं। इसका मतलब है कि इन सबको माइनस कर देते हैं, तो ये निकलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है जी, बात क्लियर है। इसके बाद कैपिटलाइजेशन मेथड, तो कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर मैं सुपर प्रॉफिट मेथड को रफ कर रहा हूं। तो कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर हमारा क्या होता है जी, सबसे पहली बात है कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर नंबर ऑफ वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का कोई इस्तेमाल नहीं होता, एनआरआर। हाँ, एनआरआर क्या होता है, एनआरआर का मतलब जो भी परसेंटेज क्वेश्चन में दे रखा है, दैट इज नोन एज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। उसको बिजनेस रिस्क फैक्टर भी बोल देता है, कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ रिटर्न भी बोल देता है, कैपिटलाइजेशन रेट भी बोल देता है, बीटा फैक्टर भी बोल देता है, या बीटा रिस्क भी बोल देता है। तो इसका मतलब है ये सब एनआरआर के नाम है, ठीक है, इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चन में परसेंटेज दे रखा है, दैट इज नोन एज एनआरआर, ठीक है जी। उसके बाद कैपिटलाइजेशन मेथड में दो मेथड होते हैं, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट, और एक होता है जी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मैं कहता हूं जी गुडविल सुपर प्रॉफिट के आधार पर कैसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में एनआरआर, ठीक है जी, एनआरआर। दूसरा यहां पे कैसे निकलेगा, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, देखो जी एवरेज प्रॉफिट के आधार पर। तो यहां क्या लिखेंगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में एनआरआर, ठीक है जी। दूसरा क्या निकालेंगे, नेट असेट्स। नेट असेट्स कैसे निकलता है, असेट्स माइनस लायबिलिटी। और गुडविल कैसे निकलेगा, फर्स्ट माइनस सेकंड कर देंगे। इसका मतलब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट में सीधा सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में एनआरआर, यही क्या निकल गया, गुडविल निकल गया। बट देखो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट में यही सेम फॉर्मूला लगाया, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट की जगह मैंने क्या कर दिया, एवरेज प्रॉफिट कर दिया इनटू में 100 अपॉन में एनआरआर। बट वो वहां पर गुडविल नहीं निकला, वो क्या निकला, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। दूसरा क्या है, नेट असेट्स, असेट्स माइनस लायबिलिटी। इसको हम क्या भी बोलते हैं, कैपिटल भी बोलते हैं जनरली, असेट्स माइनस लायबिलिटी कैपिटल। जनरली अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ते थे, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो कैपिटल कैसे निकलता है, असेट्स माइनस लायबिलिटी, तो ये कैपिटल भी तो होता है। तो गुडविल फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट में से सेकंड को घटाएंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, गुडविल निकल कर आ जाएगा। तो ये था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन से बात करूंगा सभी मेथड से। कैपिटलाइजेशन मेथड में एनआरआर का कोई इस्तेमाल नहीं होता, एनआरआर केवल दो ही मेथड में इस्तेमाल होता है, एवरेज मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड। ये तुम्हें नहीं पता, ध्यान से सुन लो, ठीक है। तो एवरेज मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड में ही केवल एनआरआर का परचेज, एनआरआर वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का, वो सॉरी नंबर ऑफ ईयर परचेज का इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। कैपिटलाइजेशन मेथड का, ठीक है जी, नंबर ऑफ ईयर परचेज का, नंबर ऑफ ईयर परचेज का कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर कोई इस्तेमाल नहीं होता। देख लो कहीं भी नंबर ऑफ ईयर परचेज का यहाँ पर कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुआ, बात समझ में। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है जी। वो केवल सुपर प्रॉफिट मेथड और एवरेज मेथड में ही इस्तेमाल होता है। बात क्लियर है यहाँ तक। तो इसके बाद मैं बात करता हूँ एक क्वेश्चन के द्वारा, एक क्वेश्चन को मैं तीनों मेथड से करके दिखा दूंगा, तो उसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या हो जाएगा, फ्रेश, ठीक है जी।
हाँ जी, गुडविल के वैल्यूएशन के लिए यदि मैं बात करूँ क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन में सबसे पहली बात है कि गुडविल का जो वैल्यूएशन होता है नॉर्मल प्रॉफिट का होता है। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो होता है, मैंने बात करी थी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए जो हमें प्रॉफिट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट। इसका मतलब नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए, और वो भी किसका होना चाहिए, बिजनेस का, नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। इसका मतलब है कि हम गुडविल किसकी निकाल रहे हैं, अपने बिजनेस की निकाल रहे हैं, तो प्रॉफिट भी किसका होना चाहिए, बिजनेस का। वो भी कैसा प्रॉफिट होना चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट। इसका मतलब कभी कभी हमारा प्रॉफिट क्या होता है कि नॉर्मल ना होकर बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट करता है, या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा घट जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा घट जाता है, इस तरीके के हमारे मूवमेंट देखने को मिलते हैं। जैसे यदि मैं बात करूं हमारा प्रॉफिट क्या हुआ, अब इसमें मैं एडजस्टमेंट बात कर रहा हूं जी, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे बनाएंगे। बहुत बार तो क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट देगा, तो उससे सिंपल क्वेश्चन है ही नहीं कोई भी, नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है, सीधा हम कैलकुलेशन कर लेंगे। अब बात आती है यदि क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, तो हमें प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल बनाना पड़ेगा। उसके लिए मैं एडजस्टमेंट की बात करता हूं। सबसे पहले एडजस्टमेंट, हाँ जी एडजस्टमेंट, मैं कहता हूं जी एडजस्टमेंट फर्स्ट, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, जैसे लॉस बाय फायर या थेफ्ट या अर्थक्वेक, इन सब के कारण से कोई नुकसान हो गया। तो मुझे एक चीज बताओ, हमारा जब आग लगने से नुकसान हुआ होगा, तो इसका मतलब हमने उस लॉस को प्रॉफिट में से क्या करा होगा, माइनस करा होगा। जब प्रॉफिट में से माइनस करा होगा, मैं कहता हूं जी जैसे हमारा नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2018 रुपीज कितना है जी, 40,000, ठीक है। इंक्लूडिंग का मतलब जुड़ा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजेक्शन इसमें हो चुका है। इंक्लूडिंग रुपीज 30,000 लॉस बाय, या आफ्टर डेबिटिंग भी बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। इंक्लूडिंग से बहुतों को कंफ्यूजन होती है, तो आफ्टर डेबिटिंग रुपीज 30,000 लॉस बाय फायर। आग लगने से मेरा नुकसान हुआ कितने रुपए का जी, 30,000 रुपए का। 30,000 रुपए का मेरा नुकसान हुआ, उस नुकसान को घटाने के बाद आज मेरा प्रॉफिट कितना है, 40,000 रुपए का। मुझे ये सोचना है कि ऐसा ना होता। मैं कहता हूं जी हमारा प्रॉफिट है 40,000 रुपए का, कब, आग लगने के बाद, और आग लगने से मेरा कितना नुकसान हुआ, 30,000। यदि ये नुकसान ना होता, तो इसका मतलब जब आग लगी हमारा नुकसान हुआ 30,000 का, तो हमने इसमें से क्या करा होगा, माइनस। तो यदि आग ना लगती तो ये प्रॉफिट कितने का होता, 70,000 रुपए का होता। ये हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये जो हमारा प्रॉफिट है नॉर्मल नहीं है, इसका मतलब है क्योंकि आग हर साल नहीं लगने वाली, ये एबनॉर्मल रीजन था जिसके कारण से ये हमारा प्रॉफिट अफेक्टेड हुआ। तो नॉर्मल हमारा कितना था जी, 70,000। इसके बाद दूसरा सुनो जी, एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन जैसे क्या होता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ठीक है जी, फिक्स एसेट्स है, तो ये सब क्या है, एबनॉर्मल गेन है। तो इसमें क्या होता है जी, जैसे मैं कहूं कि नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट रुपीज, मैं कहता हूं जी 80,000, इसमें कह रहा है जी इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स रुपीज 20,000। मैं कहता हूं जी हमारा नेट प्रॉफिट है 80,000 रुपए का, जिसमें क्या जुड़ा हुआ है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट जुड़ा हुआ है 20,000 रुपए का, ठीक है। मैंने इस साल एसेट्स को बेचा जिसमें मुझे प्रॉफिट हुआ 20,000 रुपए का। मुझे बताओ क्या हम एसेट्स हर साल बेचेंगे? एसेट्स तो क्या है, एसेट्स तो हम अपनी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए रखते हैं और लंबे समय तक के लिए रखते हैं। तो इसका मतलब है इस साल ये तो हमारा क्या कहना, एक तरीके से दुर्भाग्य है कि हमें कोई एसेट्स पुराना हो गया और वो ऐसी हालत में नहीं रहा कि जिसे हम आगे ऑपरेट कर पाए, तो हमने उसे उठा के क्या कर दिया, बेच दिया। उस पर हमें प्रॉफिट हो गया छोटा मोटा 20,000 रुपए का। तो इसका मतलब ये प्रॉफिट हमेशा होने वाला नहीं है, तो इसका मतलब इसमें जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब कितना होगा, नॉर्मल कितना होगा जी, 60,000 रुपए का। ये था सेकंड एडजस्टमेंट। तो इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस को हमेशा ऐड करेंगे, एबनॉर्मल गेन को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो प्रॉफिट माइनस हो जाएगा, लॉस ऐड हो जाएगा। बात समझ में आई यहाँ तक? ये था 2 एडजस्टमेंट। उसके बाद तीसरा है जी, ये मैंने बताया था क्या करते हैं, प्रॉफिट यदि नॉर्मल नहीं दिया तो हमें प्रॉफिट को नॉर्मल बनाना पड़ेगा, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड एडजस्टमेंट और फोर्थ एडजस्टमेंट समझना जी, और इसके बाद मैं कहता हूँ जी बाकी नॉर्मल प्रॉफिट की भी कंडीशन खत्म। हाँ जी, मैं कहता हूँ जी थर्ड एडजस्टमेंट है कि थर्ड एडजस्टमेंट में हमने क्या करा, एक्सपेंसेस इज ट्रीटेड एज असेट्स। हमने एक्सपेंस को क्या बना दिया, असेट्स बना दिया। मैं कहता हूं जी मैंने क्या करा जी, क्या करा कि मैंने किसी मशीनरी की रिपेयर कराई नॉर्मल, ठीक है जी, नॉर्मल मशीनरी की रिपेयर कराई और मैंने उसे
कैपिटलाइज कर दिया। कैपिटलाइज कर दिया तो इसका मतलब है कि मैंने उसे एसेट बना दिया, जबकि क्या वो मेरा एसेट था? नहीं था। तो मैंने एसेट्स नहीं था तो इसका मतलब उसे P&L में दिखाना चाहिए था, मैंने उसे नहीं दिखाया। तो अब क्या करूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाऊंगा। तो P&L से क्या करूंगा? माइनस करूंगा। P&L से क्या करूंगा? माइनस। मान लिया वो 20,000 रुपए की रिपेयर थी तो मैंने उसे कैपिटलाइज कर दिया, तो मैंने एसेट्स के अंदर जोड़ दिया, जबकि वो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट माना चाहिए था। प्रॉफिट एंड लॉस में अब क्या करूंगा? सही करूंगा तो उसे माइनस करूंगा। माइनस करूंगा तो हमारा प्रॉफिट घट जाएगा। दूसरी बात, मैंने जब उसे एसेट्स माना तो मैंने उसके ऊपर क्या लगाए होंगे? डेप, और डेप लगाए होंगे, जबकि मेरा एसेट था नहीं तो इसके अंदर डेप लगाए होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने क्या करा होगा? डेप को माइनस करा होगा। तो इसका मतलब है इसके ऊपर तो डेप लगना नहीं चाहिए था, तो उसे क्या करेंगे? वापस से प्लस करेंगे। तो इसका मतलब डेप जो भी था उसका, उसे क्या करेंगे? प्लस करेंगे। इसका अपोजिट एकदम, ठीक है, असेट्स इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस, उल्टा हो जाएगा जी। बिल्कुल अपोजिट। कोई भी, मैंने बताया था इनमें कुछ भी, बस समझने की बात है, कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग का पॉइंट है। मैं कहता हूं असेट्स इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस। मैं कहता हूं जी मैंने किसी सेकंड हैंड मशीनरी को खरीदा और मैंने उसकी ओवरऑलिंग कराई। ओवरऑलिंग का मतलब उसे नया करा दिया, तो इसका मतलब है कि वो कैपिटलाइज्ड नेचर का आइटम है, वो मेरा असेट बनना चाहिए था। मैंने उसे नॉर्मल रिपेयर मानते हुए P&L में दिखा दिया, तो P&L से हमने उसे माइनस कर दिया, जबकि वो P&L में घटना ही नहीं चाहिए था। तो मैं उसे P&L में क्या करूंगा? वापस से ऐड करूंगा। ठीक है जी। जैसे ही मैंने उसे P&L में ऐड करा तो वो मेरा क्या बन गया? असेट्स बन गया। मैंने उसे असेट्स माना ही नहीं था, तो मैंने उसके ऊपर क्या नहीं लगाए होंगे? डेप नहीं लगाए होंगे। जब ये मेरा असेट्स बनेगा अब, तो इसके ऊपर क्या भी लगना चाहिए? डेप। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? डेप माइनस करना पड़ेगा P&L में। तो इसका मतलब देखिए इसका बिल्कुल एकदम अपोजिट है ये। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो इसका मतलब या तो खर्चे को असेट्स मान लिया या असेट्स को एक्सपेंस मान लिया। इसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट है जी, फोर्थ एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की जो एडजस्टमेंट होगी, क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट 2 साल के अंदर जाता है जी। मैं कहता हूं जी इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का क्या कहलाता है? ओपनिंग स्टॉक। तो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से मेरा इस साल का प्रॉफिट बढ़ जाता है, अगले साल का ओपनिंग स्टॉक खर्चा ट्रीट किया जाता है, तो इस साल अगले साल का प्रॉफिट जो इस साल होगा उसका अपोजिट अगले साल में करना होगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक अगले साल का बढ़ने से मतलब है कि प्रॉफिट अगले साल का डाउन हो गया। तो इसका मतलब है कि क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट कितने साल में जाएगा जी? क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट 2 साल में जाएगा। ये फोर्थ एडजस्टमेंट है, इसके अलावा फिर कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसके अंदर, बाकी यही एडजस्टमेंट थे। मैं कहता हूं जी क्लोजिंग स्टॉक और डेट का बड़ा ध्यान रखना होता है। जैसे असेट्स का ओवरऑलिंग कराया या किसी असेट्स को हमने एक्सपेंस माना या एक्सपेंस को असेट्स माना, तो वो किस डेट पे हुआ, किस साल के अंदर वो फॉल करता है, किस फाइनेंशियल ईयर के अंदर फॉल करता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है। और जिस फाइनेंशियल ईयर में वो फॉल करता है उस साल में कितने महीने का डेप लगेगा या पूरे साल का लगेगा, तो ये चीज बहुत बड़ी ध्यान रखने वाली बात है यहाँ। हाँ जी, क्लोजिंग स्टॉक का हमने क्या करा जी, यदि हमने अंडर वैल्यूड दिखा दिया, अंडर वैल्यूड हमने क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाया, तो कम दिखाने से क्लोजिंग स्टॉक हमारी इनकम होती है, आय की तरह ट्रीट होता है। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तुमने देखा होगा ट्रेडिंग अकाउंट में बाई की तरफ होता है, बाई की तरफ ट्रेडिंग अकाउंट में जब क्लोजिंग स्टॉक होता है तो हमारा प्रॉफिट क्या होता है, यदि हम उसे बढ़ा दें या घटा दें, उसे घटा दें तो हमारा प्रॉफिट घट जाएगा। तो इसका मतलब जब जीपी घट जाएगा तो नेट प्रॉफिट भी घट जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यूड करने से हमारा प्रॉफिट क्या हो जाता है जी, कम हो जाता है। तो हम उसे सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके 2 साइड में इफेक्ट आएंगे। तो इसका अंदर करंट ईयर, तो करंट ईयर का प्रॉफिट क्या हो गया था हमारा, घट गया। तो हम उसे सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, करंट ईयर में तो प्लस करना पड़ेगा। और नेक्स्ट ईयर में क्या करना पड़ेगा जी, नेक्स्ट ईयर में ये ओपनिंग स्टॉक बना होगा तो नेक्स्ट ईयर में इसे माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? मैं कहता हूँ जी यदि हमने क्लोजिंग स्टॉक ओवर दिखा दिया, ओवर वैल्यूड, तो हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट तो क्या हो गया होगा, ओवर वैल्यूड दिखा दिया तो हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट, करंट प्रॉफिट हमारा बढ़ गया। तो उसे सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, करंट ईयर का प्रॉफिट सही करने के लिए माइनस करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट ईयर का, नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में हमें क्या करना पड़ेगा, हाँ जी, प्लस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो इस साल करेंगे उसका अपोजिट अगले साल करेंगे। ठीक है, करंट ईयर में ऐड करेंगे तो नेक्स्ट ईयर में लेस करेंगे। ठीक है, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है, अगले साल के ओपनिंग के नाम से जाना जाएगा। इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हुआ तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हुआ, बस क्लोजिंग ओपनिंग का फर्क रहेगा अंडर वैल्यूड। ठीक है, ओवर वैल्यूड है तो ओवर वैल्यूड, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है इस साल का तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड है। बट इस साल का ओवर वैल्यूड हुआ क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ गया, सही करने के लिए माइनस करना पड़ेगा, अगले साल प्लस करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये था एडजस्टमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट था। ठीक है जी, इसके बाद मैं एक क्वेश्चन की बात करूंगा। ठीक है जी, बाकी चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है।